कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया था पिछली वीडियो में या पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, रिटर्न्स ऑफ स्केल। ठीक है, अब रिटर्न्स ऑफ स्केल में मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, परिभाषा। पैमाने के प्रतिफल की परिभाषा बता रहा था, इसी के अंतर्गत रिटर्न्स ऑफ स्केल है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए। प्रोफेसर लिभाफस्की, के अनुसार, प्रोफेसर लिभाफस्की के अनुसार देखो, पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक दीर्घकालीन धारणा है। कौन? प्रोफेसर लिभाफस्की ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, हो गया। परिवर्तन से है, यह एक दीर्घकालीन धारणा है। ठीक है, दोबारा शुरू से। पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक दीर्घकालीन धारणा है। ये प्रोफेसर लिभाफस्की ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, अब परिभाषाएं याद करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, प्रोफेसर कोत्सुवोमानी प्रोफेसर कोत्सुवोमानी, ठीक है, इनके शब्दों में है, चाहे इनके अनुसार लिख लीजिए। पैमाने का प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। छूट जाए तो एक दूसरे से देख के लिख लेना, क्योंकि तो तब कम घूमोगे ना तुम लोग बाहर। ठीक है, अब तो ये हो गया, परिभाषा हो गई। अब क्या है, पैमाने के प्रतिफल के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। इस सेमेस्टर में जो सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस जो मेन टॉपिक है ना, कुछ मेन टॉपिक के अंदर की चीजें दी हुई है। पूरा मेन टॉपिक नहीं है, उसके अंदर की चीजें हैं, तो उतना ही पढ़ाना पड़ेगा। मेन टॉपिक लग रहा है सेकेंड या अगले सेमेस्टर में होगा। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। ठीक है, क्या क्या बातें उल्लेखनीय हैं? पहला है, इसका संबंध दीर्घकाल से होता है। मतलब क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे होता है? दीर्घकाल से, लॉन्ग टाइम की प्रक्रिया होती है इसकी। ठीक है,
दीर्घकाल से होता है। ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होता है। जो उत्पादन फलन होता है उस पर ये आधारित होता है। क्या, कौन सा? पैमाने का प्रतिफल। ठीक है। दूसरा है, इनमें सभी साधनों का पारस्परिक अनुपात स्थिर रहता है। जितने भी साधन है इसमें, इन साधनों का पारस्परिक अनुपात स्थिर रहता है। पारस्परिक अनुपात स्थिर रहता है। जितने भी साधन हैं, ठीक है, आपस में स्थिर रहते हैं। तीसरा है, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। इसमें एक एक हेडिंग जो पढ़ा रहे हैं, यदि मैं पढ़ाऊँ तो एक एक वीडियो बनेगी, एक एक वीडियो बनेगी एक एक हेडिंग की, लेकिन इतना टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत है। ठीक है। अब ऐसे भी पेपर में लिखाना ही पड़ता है सबको। ठीक। चौथा है, उत्पादन की गणना मात्रा से की जाती है, मूल्य से नहीं। मतलब उत्पादन की जो मात्रा होती है क्वांटिटी से होती है, वैल्यू से नहीं, मूल्य से नहीं होती है। ठीक है। मात्रा से होती है। उत्पादन की गणना मात्रा से की जाती है, मूल्य से नहीं। ठीक है। मतलब मूल्य क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मात्रा कितनी उत्पादन हुई है, कितना उत्पादन हुआ है, कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें ठीक। अब क्या पढ़ना है इसके बाद? पैमाने के प्रतिफल के लागू होने का कारण। पैमाने के प्रतिफल का लागू होने का कारण, क्या कारण है कि इसे लागू किया जाए? पहला है, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। इसमें तीन चीजें हैं और तीन चीजों को यदि बताया जाए तो विथ फिगर वगैरह बना के बताया। हर एक चीज का, हर एक का फिगर है। फिगर ऊपर बना के बताया जाए तो एक एक का हेडिंग का 20-20 मिनट लगेगा। एक एक वीडियो जाएगी। ठीक। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि इतना पढ़ाया जाए। इतना बड़ा बस कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दी जा रही है, फिर घर पे आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। ठीक है। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, इसमें है पहला है अविभाज्यताएं। विभाजन क्या होगा, विभाजन कैसे होगा, अविभाज्य कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। दूसरा इसमें है आकार की कुशलता। आकार की कुशलता, आकार की कुशलता। तीसरा क्या है? श्रम का अधिक विशिष्टीकरण। श्रम का अधिक विशिष्टीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम लगाया जाए। श्रम की विशिष्टीकरण। अब दूसरा है पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल लागू होना। पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल लागू होना। तीसरा है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल लागू होना। पैमाने के घटते हुए प्रतिफल लागू होना। सीरीज खरीदे कि नहीं? तुम लोग खरीदे? किताब तो बीए की लगेगी। ठीक। सीरीज बीए वाली खरीद लेना। जाओगे ना सूर्या पुत्री को देख रहे हो, उसके यहाँ जाओगे, कहोगे बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का दे दो, वो दे देगा। सीरीज किताब इतनी मोटी किताब कहाँ खरीद के पढ़ करोगे? एलएलबी में इतनी मोटी किताब खरीद के पढ़ पाओगे? पूरा नहीं होगा। लॉ वाली बुक खरीद लो, वही बहुत बड़ी बात है। बीए वाली कहाँ खरीदोगे?
किसी की हो तो मांग लेना BA की इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर की किसी की हो तो किताब मांग सकते हो, वो पढ़ता हो तो। नहीं तो इतनी मोटी किताब खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि छूट ही जाएगा बाद में। लॉ की खरीद लो, वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग लॉ की खरीदोगे 2000 रुपये में पड़ जाएगी किताब, 2 किताब मात्र, जो कॉन्ट्रैक्ट और क्या नाम है इंटरनेशनल लॉ है। हाँ, जो वो इंटरनेशनल लॉ ही है, ठीक है। SK कपूर की खरीदोगे तो 700-800 रुपये की मिलेगी। हाँ, 700-800 रुपये की वो मिलेगी, 400-500 रुपये की अवतार सिंह की या खरीदोगे बाबेल की किताब, कॉन्ट्रैक्ट की तब मिलेगी। और उसके बाद डायरेक्ट खरीदोगे दोनों की। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की कोई भी डायरेक्ट नहीं आती है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की नहीं सर, उसकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की डायरेक्ट लिया है और उसकी भारतीय संविधान की डायरेक्ट लिया है। इंटरनेशनल लॉ की आती है, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल लॉ की होगी, उसको नहीं किया। वो इंटरनेशनल लॉ ही तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, वही लगेगा डायरेक्ट। वो भी बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट में नहीं है, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो पढ़ाया जाता है उसमें डायरेक्ट बहुत चीज़ें नहीं, किताब पे ही होगी। इंटरनेशनल लॉ की डायरेक्ट आती है, वो मांगोगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट की मांगोगे, 2 रहेगी। बाकी इन सब की सीरीज या किसी से संपर्क में हो तो BA की फर्स्ट ईयर की किताब मांगोगे ना तो वो मिलेगी, या सीरीज ले लेना जाके। सीरीज सफिशिएंट है, पढ़ जाओगे, सीरीज में ही है, बहुत सी नहीं है लेकिन मोस्टली है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ये इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, उद्योग का संतुलन या साम्य। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ठीक है। दो का संतुलन या साम्य, साम्य मतलब बराबर होता है, संतुलन मतलब भी बराबर होता है। देखो तो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब साम्य भी होता है, संतुलन भी होता है। कहीं कहीं तुम्हें साम्य मिलेगा इक्विलिब्रियम मतलब, और कहीं कहीं संतुलन भी मिलेगा। देखो ये अलग टॉपिक नहीं है, ये जो सिलेबस में दिया हुआ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ठीक है, ये अलग टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का, ठीक है, फर्म के लिए पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, फर्म के संतुलन का टॉपिक है। लेकिन क्या है इसमें, क्या है इसमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो यदि मैं पढ़ाना शुरू करूं तो पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ाने के बाद तब ये फर्म आएगा। लेकिन टॉपिक सिलेबस में यही है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ठीक है। तो मैं उतना ही टच कर रहा हूँ जितना इससे में सिलेबस में किया है, नहीं तो कवर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो इसका पूर्ण टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म एवं उद्योग का संतुलन, ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म है हम में, ठीक है। मैं तो अब पूर्ण प्रतियोगिता पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर तब इक्विलिब्रियम बताया जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है कि लिखना पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है कि किसी वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं तथा क्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता का होना
इस प्रतियोगिता के कारण ही इस प्रकार के बाजार में किसी वस्तु की कीमत सभी जगह समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, यदि प्रतियोगिता बाजार में रहती है, ठीक है, तो क्या होता है, कीमतें, ठीक है, यदि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, आप मार्केट में गए होंगे, यदि 10 तरह की एक ही दुकान है अगल बगल या आसपास में, तो प्रतियोगिता होती है, ठीक है, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, या 10 दुकान हर हफ्ते या हर महीने मीटिंग करके सामान की जो वैल्यू होती है वो निर्धारित कर देते हैं। तो क्या होता है, यदि तुम जाओगे तो यही दुकान में भी पूछोगे कोई सामान, तो वो 10 रुपये की है तो 10 ही रुपये की होगी, अगले वाली दुकान में भी जाओगे तो 10 ही रुपये की मिलेगी। लेकिन जहाँ प्रतियोगिता नहीं होती है वहाँ मनमानी दाम दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी प्राइस रेट जो लिखा रहता है उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है, लोग ले लेते हैं। गाँव में या जो आउटर में दुकानें हैं, तुम देखना कभी कभी मेन प्राइस जो लिखा होता है उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पेप्सी वेप्सी खरीदोगे 10 रुपये 12 रुपये लिखा है ना, तो 2 रुपया वो फ्रीजिंग का ले लेते हैं, मतलब फ्रिज, या 5 रुपया ले लेते हैं, कहीं निर्धारित नहीं है, कहीं 10 रुपये का 12 लेगा तो कहीं 15 लेता है, ठीक है। हालांकि उसमें क्या होता है, जो पेप्सी का जो बोतल आता है छोटा वाला, वो फ्रीजिंग का रेट काट के ही दिया जाता है शॉपकीपर को, लेकिन वो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें पता नहीं है मार्केट की, तो कहते हैं कि क्या ठंडा करने के लिए अलग से दें, ठीक है। यदि अड़ जाओगे तो देखना वो दे देगा उतने ही दाम पे जितना लिखा हुआ दाम है, ठीक है। तो ये होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता से किसको लाभ होता है, कस्टमर को लाभ होता है, ठीक है। दुकानदार को तो लाभ होता ही है, लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं होता है, कस्टमर को उससे लाभ होता है, ठीक, हाँ, क्रेता को ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विक्रेता नुकसान ही उठाता है, नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि मनमानी वसूल करते हैं वो सब, ठीक है। अब हो गया ये पूर्ण प्रतियोगिता हो गई। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्या, अब सही, अभी पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ाऊँ तो और बहुत चीज़ें हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, फर्म के साम्या या संतुलन पढ़ना है, तो ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्या, लिखो, हेडिंग लिखो, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्या। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्य स्थिति या अधिकतम लाभ की अवस्था का विश्लेषण निम्न 2 रीतियों द्वारा किया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्य स्थिति या अधिकतम लाभ की अवस्था का विश्लेषण निम्न 2 रीतियों द्वारा किया जा सकता है। पहला है कुल आय तथा कुल व्यय विधि।
कुल आय तथा कुल व्यय विधि, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट अप्रोच, ठीक है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट अप्रोच विधि। यहाँ लॉ नहीं होगा विधि का, अप्रोच होगा, तरीका या विधि, ठीक है। अप्रोच का मतलब तरीका होता है या विधि, ठीक। इसमें क्या है, इस विधि का उपयोग, देखो इस विधि का उपयोग करने के लिए हमें दो प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। हमें दो प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। पहला, हमें मालूम होना चाहिए कि फर्म को, पहला हमें मालूम होना चाहिए कि फर्म को वस्तु विशेष की विभिन्न मात्राओं वस्तु विशेष की विभिन्न मात्राओं की बिक्री से कितना आगम या आय प्राप्त होता है। ठीक, आय प्राप्त होता है, कितनी बिक्री से, जो बिक्री की जाती है, आगम या आय प्राप्त होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, कुल आय तथा कुल व्यय विधि। ठीक, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इन वस्तुओं के उत्पादन पर फर्म, दूसरा इन वस्तुओं के उत्पादन पर फर्म कितनी कुल लागत व्यय करती है। इन वस्तुओं के उत्पादन पर फर्म कुल लागत व्यय करती है। एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है, एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहे हैं। कुल इसका एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान, एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आय में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है। कुल आय में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है। यदि हमें कुल लाभ प्राप्त करना है, ठीक है, पहला है ये कुल आय तथा कुल व्यय विधि। यदि कुल लाभ इसमें हमें प्राप्त करना है तो एक फार्मूला होता है, देखो इकोनॉमिक्स गणित की तरह होती है, ठीक है, गणित की तरह होती है, हर जगह फार्मूला है, हर जगह फिगर है, ठीक है, तो हर जगह फिगर से समझाया जाता है और कुछ न कुछ फार्मूला होता है, उसी पर उसका लाभ, नुकसान, हानि, लागत, व्यय, आय सब निकाला जाता है, कुछ न कुछ फार्मूला होता है, कुछ ना, हर एक का फार्मूला है, ठीक है। तो पहला हो गया कुल आय तथा कुल व्यय विधि। इसका निकालने के लिए क्या फार्मूला है,
पाई, इसे पाई बोलते जानते हो ना, पाई बराबर टी आर माइनस टी सी। ये यहाँ संकेत है ना, ये सांकेतिक चिन्ह है। तो पाई को क्या कहते हैं, यहाँ पाई को लिख लो तुम लोग, यहाँ पाई को कहते हैं कुल लाभ। कुल लाभ यदि निकालना है, यदि कुल लाभ अपने फर्म से कुल लाभ कितना हुआ है वो निकालना है, तो ये और ये डाल के घटा देना है। क्या है ये है कुल लाभ, संकेत चिन्ह है पाई कुल लाभ का, ठीक है। टी आर क्या है, टोटल रेवेन्यू है। टी आर मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और इसमें से क्या घटाओगे, टोटल कास्ट, कुल आय हुआ, टी आर मतलब हुआ कुल आय, टोटल रेवेन्यू माइनस कुल लागत, कुल लाभ यदि निकालना है, लाभ यदि कंपनी का लाभ जो निकालना है तो इसी फार्मूले पर डाल दोगे तो कुल आय कितना हुआ और कुल लागत कितनी लगी, ठीक है। किसी सामान को पैदा करने में कितना लागत लगा और कितना लाभ हुआ, तो उसको यदि घटा दोगे तो क्या निकलेगा, कुल लाभ, मतलब कुल आय कितना लगा और कुल लागत कितना लगा, तो घटा दोगे तो उसमें से कुल लाभ मिल जाएगा। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना लाभ हुआ है, पूरे साल का या पूरे महीने का या जो भी निकालते हो उसका कितना लाभ मिला हमें। दूसरा हो गया महीने, दूसरा क्या होगा, दूसरा सीमांत आय तथा सीमांत व्यय विधि। दूसरा लिखो सीमांत आय, सीमांत आय तथा सीमांत व्यय विधि, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। अब ये कल पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता हो गया होगा, ठीक है। ठीक, चलो ठीक है, नेक्स्ट कल वाले वीडियो में या कल क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक।